देखिए, समाज की सूरत और सीरत बदलनी चाहिए, है ना, वो किसी के भी माध्यम से हो। कि नागपुर महानगर पालिका में एज अ नगर सेवक अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले आपको आपकी योग्यता साबित करनी पड़ती है। आपको बताती हूँ, 2002 से लेकर अभी ये 2026 है, इन 24 वर्षों में मैंने अपनी जनता के लिए जो चाहा है वो काम मैंने करके बताया। क्या आप ये मानती हैं कि महिलाओं के लिए राजनीति करना कठिन है? कोई कठिन नहीं है। महिलाओं को आपने एक समस्या बताई तो वो इतनी संवेदनशील होती है कि उस समस्या का जब तक निराकरण ना कर ले तब तक वो चुप नहीं बैठती है। लेकिन मैं जो महिलाएं नई चुनकर आई हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि अपने बलबूते पे आगे बढ़ो। क्यों अपने पति को, अपने भाई को, अपने पिता को आगे करती हो? आप में योग्यता है, आप सीखिए, आप समझिए और काम करिए, जनता के बीच में रहिए। वो जनता आपको सर आंखों पर रखती है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। अभी कुछ टाइम पहले अजीत दादा की एक दुखद प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। उस मृत्यु के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ऐसे कई सारे आरोप उस प्लेन क्रैश को लेकर के सामने आए हैं कि ये प्लेन क्रैश हुआ नहीं है, प्लेन क्रैश करवाया गया है। इस पर आपकी क्या राय है? दादा का जाना तो केवल हमारा व्यक्तिगत नुकसान नहीं, इस राज्य का नुकसान है। आए दिन नागपुर में मर्डर के केसेस सामने आ रहे हैं। नागपुर को अब ऑरेंज सिटी के साथ साथ क्राइम सिटी भी कहना जाने लगा है। इस पर आपकी क्या राय है? व्यसन के बाद ही व्यक्ति इन सब चीज़ों को अंजाम देता है। सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी है, उसके सामने जितनी टपरियां हैं उन टपरियों पे सारा गांजा, एमडी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। क्यों नहीं कभी भी अचानक वहाँ पर कार्रवाई की जाती? तो पेट्रोलिंग अच्छे से होती नहीं हमारे शहर में, आज भी पेट्रोलिंग नहीं होती। जो ज़्यादा पावर है वो एक नगर सेवक के हाथ में होता है कि जो अधिकारी एनएमसी में बैठा हुआ है उसके हाथ में? ऑब्वियसली नगर सेवक, जब तक जनता अच्छे व्यक्तियों की पहचान करके अच्छे व्यक्तियों को वोट नहीं देगी तब तक अनेक राजनीतिक दल ये अच्छे व्यक्तियों का चयन करके उनको टिकट नहीं देंगे। आपने 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, आप वहां पर पूर्व नागपुर से खड़ी हुई थी। आपका विधानसभा चुनाव का एक्सपीरियंस और अनुभव कैसा रहा? कि भाई जातिवाद, भाषावाद और पैसों का खेल ये आने वाले समय में बहुत रहने वाला है। अब चुनाव खराब हो चुके हैं, अब चुनाव पहले जैसे नहीं रहे और इसका परिणाम ये होगा कि अच्छे लोग राजनीति में आना पसंद नहीं करेंगे अगर इसी तरह से चलता रहा तो। आपके परिवार का सपोर्ट आपको किस प्रकार से इस राजनीति के सफर में मिला है? आप देखते होंगे कि आज भी मुझे कार में सामने वो मुझे बिठाते हैं, खुद पीछे बैठते हैं। ऐसी मुझे लगता है कि नगर सेविकाओं में मैं अकेली पत्नी हूँ कि मेरे पतिदेव पीछे बैठते हैं और मुझे आगे बिठाते हैं। देखिए 2 से 3 साल के बाद अभी फिर से विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या हम आने वाले टाइम में विधायिका आभा पांडे के साथ बैठ के पॉडकास्ट करेंगे? देखिए ये तो आगे वक्त बताएगा। नमस्कार, मैं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीएनजी टॉक्स का अनस्क्रिप्टेड, जिसमें आज हमारी गेस्ट हैं आभा पांडे मैम, जो कि प्रभाग क्रमांक 21 की नगर सेविका है और राज्य महिला आयोग की सदस्य रह चुकी हैं। उसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नागपुर महानगर पालिका में गठ नेता है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ही महाराष्ट्र की राज्य की महासचिव है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाल ही में अभी नागपुर महानगर पालिका के चुनाव हुए, आपका अनुभव नागपुर महानगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर कैसा रहा? नहीं, नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में जिस तरह से जनता ने जो मेरा साथ दिया है, मैं उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। एक्चुअली 2002 में जब मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, नागपुर महानगर पालिका का पहला चुनाव लड़ा था, तब से लेकर आज तक मैं हमेशा जनता के बीच में रही हूँ और इसीलिए मेरे काम ने मुझे बड़ा किया है और इसीलिए जनता ने मेरे काम पर वोट किया और मैं चौथी मर्तबा मुझे चुन के दिया। इसलिए मैं हमेशा मेरी जनता को दंडवत प्रणाम करती हूँ कि चौथी बार अलग अलग सिंबल्स पे मैं चुनाव लड़ी। मैं पंजे पर चुनाव लड़ी, मैं सिलेंडर पे चुनाव लड़ी, मैं अभी घड़ी पे चुनाव लड़ी, तो मैं निर्दलीय भी लड़ी हूँ, मैं 2 बार पार्टी से भी लड़ी हूँ। लेकिन जनता ने कभी मेरा चिन्ह नहीं देखा, जनता ने मेरे काम पर वोट किया है और इसीलिए नाम देख करके वोट। जी हाँ, और काम ही मेरा सर्वोपरि है। मैंने हमेशा जनता के कामों को प्राथमिकता दी है और उसी के लिए मैं
अपना पूरा जो दिन है, मेरा जो पूरा दिनचर्या है, मेरी वो जनता के बीच में बीतती है। जनता के समस्याओं के निराकरण के लिए मैं कभी ये कार्यालय, कभी वो कार्यालय में जाके उनके समस्याओं का निराकरण करती हूँ। तो मैं सर्वप्रथम तो अपने क्षेत्र की जनता को दंडवत प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने चौथी मर्तबा मुझे नागपुर महानगर पालिका में चुन के भेजा है। मैम, प्रभाग क्रमांक 21 की अगर हम बात करें तो हर प्रभाग में, हर वार्ड में कुछ ना कुछ अहम और प्रमुख समस्याएं होती है। ऐसी प्रमुख समस्या आपको प्रभाग 21 में क्या सामने नजर आती है? देखिए, प्रभाग 21 में जो मेन समस्या है वो है अंग्रेज़ों के समय की एक ट्रंक लाइन है जो खैरीपुरा से होते हुए तो शहीद चौक तक आती है, मेहंदी बाग रोड होते हुए, और वो काम मैं नहीं कर पाई हूँ। वो इसलिए नहीं कर पाई हूँ क्योंकि उसमें करीब करीब 12 से 15 करोड़ रुपए का निधि लगता है और उतनी बड़ी राशि नगर सेवकों को विकास काम के लिए नहीं मिलती है इकट्ठे। तो वो काम मेरा रह गया हुआ, लेकिन उसके लिए मेरा पत्र व्यवहार शुरू है और उसके लिए पूरे प्रयत्न शुरू हैं, क्योंकि वो जो अंग्रेज़ों के समय की जो ट्रंक लाइन है वो आज पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है और उस वजह से मेरे क्षेत्र के जो कुछ इलाके हैं, सातपुते मोहल्ला है, सती माता मंदिर का एरिया है, लालगंज है, चकना चौक के पीछे का एरिया, ऐसा जो ये पूरे जो एरिया है यहाँ पर गटर लाइन की काफ़ी समस्याएं हैं, जिसे मैं पूर्ण नहीं कर सकी हूँ, ये मैं स्वीकार करती हूँ, क्योंकि उसमें बड़ा निधि लगता था जो नगर सेवकों को नहीं मिलता है। लेकिन उसके लिए मैंने प्रयास शुरू किए हैं। आने वाले समय में ज़रूर इस पर काम होगा। और एक ई लाइब्रेरी का काम है जो रह गया है, जो मुझे आने वाले समय में पूरा करना है, मेरा सपना है। जैसे कि आपने कहा कि आपका ये चौथा टर्म है अभी प्रभाग क्रमांक 21 में, तो जैसे कि आप अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुकी हैं, अभी तो देखा जाए तो महाराष्ट्र राज्य में आपकी ही सरकार है और आपने कहा कि उस ट्रंक लाइन के काम के लिए 12 से 15 करोड़ के आसपास की निधि खर्चे में आएगी। तो आपके लिए काम कठिन नहीं होना चाहिए कि आप महाराष्ट्र राज्य से ये निधि को मंजूर करवा करके उस काम को करवा दें? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मेरा उसके लिए प्रयास जारी है, मैंने पत्र व्यवहार भी किए हैं और आने वाले समय में दिखेगा कि हम उसका भी काम करेंगे। जनता में हमेशा इस चीज़ की नाराज़गी रहती है कि जब नेता को चुनाव सामने दिखते हैं तो वो बार बार जनता के पास जाते हैं और बार बार जनता से उनके जो समस्याएं हैं उनको पूछते हैं और उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे एक बार चुनाव निपट जाता है तो जनता से जो नेता है वो थोड़ा सा रूबरू नहीं हो पाते। आपने शुरुआत में ही कहा कि आप प्रभाग में रोज जाते हो, रोज आप सभी से मिलते हो। जनता के इस आरोप के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये तो आपने मेरी जनता से पूछना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि मेरी जनता मुझ पर ये आरोप करेगी, क्योंकि उनका ये जो नगर सेवक है आभा पांडे के रूप में, वो हमेशा उन्हें दिखाई देता है। हमेशा प्रभाग के मेरे दौरे होते हैं, मेरे साथ सारे अधिकारी दौरे पर रहते हैं, क्या समस्याएं हैं वो जानने की कोशिश करती हूँ। कभी कोई बड़ी समस्या आई तो टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है तो जेई को ले जाकर वहाँ क्या हम अच्छा कर सकते हैं उसके लिए प्रयत्नशील रहती हूँ। इसलिए ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपने मेरी जनता से पूछना चाहिए कि बिल्कुल जनता ने जवाब देना चाहिए। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन ना करते हुए जनता की तरफ से आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि जो नेता ऐसा करता है उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक एक वोट के लिए जनता के दरवाजे पर जाते हैं, दस्तक देते हैं, तो हम उनका चेहरा पढ़ते हैं। उस चेहरे पर कहीं भी मुझे नहीं लगता कि उसकी खुद की कोई समस्या वो खुद के घर की रहती हो कि ताकि वो हमसे अपेक्षा करता है। वो ऐसा रहता है कि भाई वो चाहता है कि उसके रास्ते अच्छे हों, वो जहाँ रहता है वो परिसर स्वच्छ, साफ, सुंदर हो, वहाँ पर विद्युत व्यवस्था अच्छी हो, वहाँ की सड़कें अच्छी हो, वहाँ की सीवर लाइन अच्छी हो, वहाँ पीने के पानी का बराबर व्यवस्था हो। ये सारी व्यवस्थाएं सिर्फ वो चाहता है। तो मुझे लगता है कि जनता जो है वो ये सारी चीज़ों की मांग करती है। तो जो व्यक्ति ये सब चीज़ों पे काम करता है उससे जनता कभी नाराज़ नहीं होती और पूरे समय उसको सर आंखों पर लेकर चलती है, जैसा मैंने देखा है। आपने कई बार निर्दलीय चुनाव लड़ा है, आप जीत करके भी आई हैं, काफ़ी बड़े मार्जिन से जीत करके आई हैं, लेकिन एक पार्टी में रह करके काम करना और एक निर्दलीय रूप में रह करके काम करना, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। अगर हम किसी पार्टी में रह करके काम कर रहे हैं, हम किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर रह करके, तो उस पार्टी लाइन के साथ काम करना आसान होता है कि निर्दलीय नगर सेविका बन करके काम करना आसान होता है?
नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि पार्टी का बैक सपोर्ट तो निश्चित रूप से रहता है, लेकिन नागपुर महानगर पालिका में एज अ नगर सेवक अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले आपको आपकी योग्यता साबित करनी पड़ती है और आपके क्या अधिकार हैं वो आपको जानने की आप में आपने उसको वो जितने अधिकार हैं उसको जानना चाहिए। अगर कोई नगर सेवक अपने अधिकारों को जान लेता है तो उससे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं आपको बताती हूँ 2002 से लेकर अभी ये 2026 है, इन 24 वर्षों में मैंने अपनी जनता के लिए जो चाहा है वो काम मैंने करके बताया है। मुझे कभी नहीं लगा कि अरे मैं इंडिपेंडेंट चुन के आई तो मैं ये काम कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने भरसक कोशिशें की कि नहीं मुझे ये करना है, मैं जिद्दी हूँ और मैं सोचती हूँ कि नहीं मुझे वो जनता के लिए वो वाला काम करना है, तो वो मेरे दिमाग में घूमते रहता है, मेरे डायरी में नोट रहता है। मैं उसके लिए 10 बार जाऊँगी इंजीनियर के पास, मेरी फाइल बनाओ, फाइल लेके मैं खुद ही मूव करूँगी। तो ये सब चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ये लगता है कि भाई हम नगर सेवक हम किसी पार्टी के हैं या नहीं। आपको खुद को अपनी योग्यता जब आप साबित करते हैं तो उसका एक प्रभाव भी अधिकारियों पर पड़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर नगर सेवक अध्ययन ही नहीं करेगा, अपने अधिकारों को जानेगा ही नहीं, रूल्स और रेगुलेशंस क्या क्या हैं उसकी जानकारी नहीं रखेगा, तो अधिकारी भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप सारी चीज़ों को जानते हैं, उसके अलावा आपका व्यवहार उस अधिकारी से अच्छा है, तो कोई तकलीफ नहीं जाती। आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं और छोटे से छोटा काम कर सकते हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। एक महिला होने के नाते राजनीति करना किस हद तक के आसान है या किस हद तक के कठिन है? नहीं देखिए, क्योंकि इसमें एक मेरा प्रश्न ये भी है कि अभी मैंने कुछ चीज़ें ऐसे मेरे सामने देखी है कि अगर कोई राजनीति में महिला ज़्यादा देर रुक करके काम कर रही है तो उस पर सवाल उठ जाता है, लेकिन अगर वही कोई पुरुष काम करता है तो उस पर सवाल नहीं उठता है। ऐसा क्यों? नहीं देखिए, अब ये तो समाज में अगर ये सब चीज़ें हैं तो वो तो समय के साथ ठीक होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं को ये तकलीफ़ ज़रूर होती है कि भाई घर भी संभालना होता है, समाज को भी देखना होता है, प्रभाग को भी देखना होता है। ये थोड़ा सा बड़ा टास्क है, ये थोड़ा सा कठिन टास्क है, लेकिन मैं आपको ये 100% बताना चाहती हूँ कि पुरुषों से अच्छा काम ये महिलाएं करती हैं और अनेक क्षेत्रों में अपने आप को महिलाओं ने साबित भी किया है। क्या आप ये मानती हैं कि महिलाओं के लिए राजनीति करना कठिन है? कोई कठिन नहीं है, कोई भी। आपने ये कहा ना कि उनको पहले घर भी देखना पड़ता है और अपना जो सोशल लाइफ है वो भी देखना पड़ता है, उसके बाद में राजनीति है वो भी देखना पड़ता है, प्रभाग के लोगों पे भी ध्यान देना पड़ता है, अपने राज्य के अगर राज्य से रिलेटेड है महिला तो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों में महिला कैसे बढ़ जाती है? देखिए, मैं भी एक महिला हूँ तो मुझे तो कोई कठिन नहीं लगता, लेकिन एक सिर्फ मैं कहना चाहूँगी कि जो परिवार है हमारा, उस परिवार का बहुत सपोर्ट लगता है। वो परिवार अगर आपके साथ आपके पीछे खड़ा है तो वो महिला बहुत अच्छे से समाज सेवा कर सकती है, वो महिला बहुत अच्छे से राजनीति कर सकती है, क्योंकि महिलाएं ये बेहद संवेदनशील होती हैं। महिलाओं को आपने एक समस्या बताई तो वो इतनी संवेदनशील होती है कि उस समस्या का जब तक निराकरण ना कर ले तब तक वो चुप नहीं बैठती है। तो गंभीरता से वो हर समस्या को सुनती है, संवेदनशीलता से उसको छुड़ाने का प्रयास करती है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कुछ कठिन काम है महिलाओं के लिए। पुरुषों से अधिक अच्छा काम आप देखिए, आप डेटा उठाइए, पुरुष नगर सेवकों से अच्छा काम महिला नगर सेविकाएं करती हैं। ये मैंने खुद देखा है। आप हर प्रभाग में, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित देखिए, हर पार्टी में हर प्रभाग में 2 पुरुष नगर सेवक हैं, 2 महिला नगर सेविकाएं हैं, लेकिन आप अगर उनमें टैली करेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं यही दिखेगा कि वो महिलाएं अच्छा काम करती हैं। बहुत कम ऐसी महिलाएं होंगी जो ध्यान नहीं दे पाती या उनके पास ऊपर कोई और जवाबदारी रहती हो, लेकिन महिलाओं का काम अतुलनीय है, बहुत अच्छा करती हैं और अपने आप को उन्होंने साबित भी किया। महिला सुरक्षा को लेकर के कई बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, राज्य लेवल पे भी किए जाते हैं और शहरी के लेवल पे भी किए जाते हैं, लेकिन जो सुरक्षा महिलाओं को प्रदान की जानी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें महिला उत्पीड़ित होती है। इस बारे में क्या कहना है आपका?
नहीं देखिए, बिल्कुल मैंने महाराष्ट्र राज्य में महिला आयोग के सदस्य के रूप में काम किया है। पूरे विदर्भ का मैंने अनेकों बार पूरे जिलों का दौरा किया है। वहाँ पर एसपी के साथ, कलेक्टर के साथ मीटिंग्स ली है और जितने केसेस मेरे पास महिला उत्पीड़न के आते थे, महिला अत्याचार के आते थे, उन सबको छुड़ाने का भरसक प्रयत्न भी मैंने किया है। लेकिन मैं आपको इसमें बताऊं कि कुछ कानून हमारे ऐसे हैं जो सच में बदलने की आवश्यकता है। अगर वो बदलेंगे तभी। जैसे कि? नहीं देखिए, एक शक्ति कायदा आने वाला था। वो शक्ति कायदा जितने जल्द से जल्द आएगा उतना हमारी महिलाओं को न्याय जल्द से जल्द मिलेगा। तो इसमें ये जो विलंब लग रहा है और अनेक जो कायदे उनमें अमेंडमेंट की जरूरत है। डिटेल में बता पाएंगी कि शक्ति कायदा क्या है? देखिए, वो बहुत बड़ा विषय है। अगर मैं आपको बताने जाऊं तो आधा घंटा भी कम पड़ेगा। मैंने उसमें काम किया, इसलिए मैं इतना बता सकती हूँ आपको कि उन सब कानूनों में अमेंडमेंट की आवश्यकता है। समयानुसार चीज़ें बदल रही हैं, घटनाएं बदल रही हैं। मोबाइल के कारण घटनाओं में का प्रमाण भी बहुत अधिक पैमाने पर हो गया है। ये सब चीज़ों को रोकने के लिए या घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमको अपने कानून स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। बड़े सदन में, उच्च सदन में इसके लिए अमेंडमेंट करना अति आवश्यक है। बाकी तो हर आयोग, चुनाव, अपना महिला आयोग हो गया, बाकी अन्य जो है महिला बाल कल्याण विभाग हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, ये सब लोग अपने अपने दायरे में अपना अपना अच्छा बेस्ट देते ही हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ कानून में अमेंडमेंट होगा तभी मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर महिलाओं को इसमें न्याय मिल पाएगा। ये तो महिला सुरक्षा की बात हो गई। अब देखा जा रहा है कि आए दिन नागपुर में मर्डर के केसेस सामने आ रहे हैं। नागपुर को अब ऑरेंज सिटी के साथ साथ क्राइम सिटी भी कहना जाने लगा है। इस पर आपकी क्या राय है और कैसे इस चीज से निजात पाया जा सकता है? नहीं देखिए, उसका तो सबसे बड़ा एक जो कारण है कि हमारे शहर में जो व्यसनाधीन जो युवा हो गए हैं वो सबसे घातक चीज़ है। और मैं समझती हूँ व्यसन के बाद ही व्यक्ति इन सब चीज़ों को अंजाम देता है। नहीं तो आप साधारण व्यक्ति को कभी नहीं देख सकते किसी ने उस पर चाकू से भी हमला किया हो। लेकिन बड़े बड़े मर्डर जो हम देखते हैं, बड़े बड़े केसेस जो हम देखते हैं, वो कहीं ना कहीं नशे में ही होते हैं। आज भी मैं इस मामले में पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी, हमारे सिंघल जी सीपी साहब, उनका अभिनंदन भी करती हूँ। लेकिन फिर भी कई जगह बहुत सख्त होने की ज़रूरत है। हमें बहुत कड़ाई से हमने कार्रवाइयाँ करनी चाहिए, क्योंकि आज भी कई इलाकों में जो घने इलाके हैं, जो स्लम एरियाज़ हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं ड्रग्स मिलता है, चरस मिलता है, अवैध दारू बिकती है। इस पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक हम अपनी युवा पीढ़ी को नहीं संभाल पाएंगे। वो गलत ट्रैक पर जाता जाएगा और हम केवल बोलते रह जाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं ये शुरुआत हम सबको मिलकर साथ में करनी होगी, तब जाके हमारा ये जो शहर है ये अच्छा होगा, सुरक्षित होगा। बीच में सोशल मीडिया पे मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठाया जा रहा था कि नागपुर पुलिस का मेन ध्यान ऑपरेशन यूटर्न पे है, ऑपरेशन थंडर पे है, लेकिन जो क्राइम है, जो लोगों के मर्डर हो रहे हैं, उस पर नागपुर पुलिस का ध्यान नहीं है। सिर्फ यूटर्न पे ध्यान लगाई हुई है और ऑपरेशन थंडर पर ध्यान लगा करके हुई है। ऐसे में अगर ऑपरेशन यूटर्न को हम लोग देखते हैं तो जो ड्रिंक एंड ड्राइव वो चीज़ें होती है, दारू पीने के बाद की जो चीज़ें, जैसे आपने कहा कि व्यसनाधीन इंसान जो होता है वही इन सब चीज़ों को कर सकता है। कोई आदमी होशो हवास में सब चीज़ों को अंजाम नहीं दे पाएगा। तो क्यों ना फिर शराब को बैन कर दिया जाए? अगर शराब पिएंगी नहीं तो ये सब चीज़ें होगी नहीं। देखिए, ये सिर्फ शराब की बात नहीं है। आज एमडी, चरस, गांजा, ये इतने बड़े पैमाने पर बिक रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कई बार कार्रवाइयाँ होती है, कई बार रेड पड़ती है और कितनी कितनी चीज़ें, कितने कितने किलो गांजा पकड़ा जाता है। तो ये बात केवल शराब की नहीं है। शराब पे तो अंकुश लगना ही चाहिए। साथ ही ये सब चीज़ों पे भी जब तक प्रतिबंध नहीं लगेगा तब तक हम समाज के युवाओं को नहीं संभाल सकते, नहीं सुधार सकते। ये अति आवश्यक है। मेरे जानकारी में जो सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी है उसके सामने जितनी टपरियां हैं उन टपरियों पे सारा गांजा, एमडी, ये सारी चीजें मिलती हैं। क्यों नहीं कभी भी अचानक वहां पर कार्रवाई की जाती? अचानक किसी भी पान की टपरी पे क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? आप इतने बड़े पद पे आज बैठी हुई हैं, तो आप पुलिस को बोल करके या राजनीति में घुस करके इस चीज़ पे कार्रवाई करवा? बिल्कुल। देखिए, मुझे जहाँ जहाँ से भी भनक लगती है मैं स्वयं सीपी साहब से इस विषय में बात करती हूँ और उनसे कार्रवाई करने कहती हूँ कि देखिए, कार्रवाई आपको करना
अति आवश्यक है। वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही। कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ युवा लड़के, मनचले लड़के शराब पीकर रात रात भर बैठते हैं। तो पेट्रोलिंग अच्छे से होती नहीं हमारे शहर में, आज भी पेट्रोलिंग नहीं होती। तो पेट्रोलिंग अगर होगी तो कहीं ना कहीं उन युवाओं पे अंकुश रहेगा, डर रहेगा। वो डर आज के समय में हम देखते हैं वो खत्म हो चुका है। तो मैंने पुलिस प्रशासन से भी कई मर्तबा इस विषय में बात की है और सीपी साहब से भी बात की है। तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में स्ट्रिक्टली वो ये सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। हम लोग घूम के नागपुर महानगर पालिका में आते हैं। अभी नागपुर महानगर पालिका की हम अगर बात करें तो जो ज़्यादा पावर है वो एक नगर सेवक के हाथ में होता है कि जो अधिकारी एनएमसी में बैठा हुआ है उसके हाथ में? ऑब्वियसली नगर सेवक के हाथ में ज़्यादा रहता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि हम अपने अधिकारों को जाने बिना और किसी भी विषय की स्टडी किए बिना जब हम अधिकारी के पास जाते हैं तो वो अधिकारी एक आध बार हमको घुमा भी सकता है। लेकिन हम अगर स्टडी के साथ उस अधिकारी के पास जाएं, उस विषय की स्टडी लेके जिस विषय का हमको काम करना है, तो आपको अधिकारी घुमा नहीं सकते। एक तो आपका व्यवहार उस अधिकारी के साथ, कर्मचारियों के साथ कैसा है, ये भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो मुझे नहीं लगता कि तब कोई अधिकारी रोक सकता है। लेकिन अगर आपको चीज़ों की जानकारी नहीं है, आपको नियम ही नहीं पता है, तो आप क्या किस अधिकार से बात करेंगे? आप पहले अपने अधिकार जानिए। मैं बहुत सारी अभी महिलाएं जो नई चुन के आई हैं, कई हमारे युवा भाई हैं जो आके कुछ पूछते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, मैं उनसे भी कहती हूँ कि पढ़ने की कोशिश करो। आप जब तक महानगर पालिका ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसमें हर व्यक्ति आपको सिखाता है। एक चपरासी भी सिखाता है, एक गार्ड भी सिखाता है, एक जेई भी सिखाता है। हर छोटा व्यक्ति से लेकर बड़े आईएएस ऑफिसर तक आपको सीखने मिलता है। केवल आप में वो सीखने की ललक होनी चाहिए। और एक बार अगर आप ये सब सीख कर निपुण हो गए तो आपका हाथ नागपुर महानगर पालिका में कोई नहीं पकड़ सकता, है मेरा स्वयं का मानना है। और आपके काम होते हैं, आप जनता के काम करते हैं। हमारे काम यानी क्या, हम जनता के ही काम लेके जाते हैं। हमारा निजी क्या काम रहता है, कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन जब हम राजनीति में आए, हमने समाज सेवा को सर्वोपरि माना है, तो समाज के हित में हर कदम हमारा उठना चाहिए। और वो कदम उठाने पर वो कदम पूरा सफल भी होना चाहिए। वो सफल तभी होगा जब आपको विषयों की जानकारी होगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि जानकारी रखने वाला नगर सेवक, अधिकारों को जानने वाला नगर सेवक, ये कभी पीछे नहीं रह सकता। ये जनता के पूरे काम करा के लेकर जाता है महानगर पालिका से, ऐसा मेरा कहना है। मैं आपको तो विपक्ष में नहीं बोल सकता कि आप विपक्ष में बैठी हुई हैं, क्योंकि राज्य में अभी आपकी सरकार है और गठबंधन की सरकार बनी हुई है। ऐसा विपक्ष की तरफ से हमेशा आरोप लगाया जाता है कि महानगर पालिका में जिसकी भी सत्ता है, उसके जो नगर सेवक है वो जो चुन करके आते हैं, उन्हें ज़्यादा फंड दिया जाता है खर्चा करने के लिए, और जो विपक्ष में बैठे हैं आधे से भी कम फंड उनको खर्चा करने के लिए दिया जाता है। इस आरोप के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, ये हर व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। आप जनता की समस्याओं को नागपुर महानगर पालिका के सदन में कैसा उठाते हैं, आप की काम करने की किस तरह की स्टाइल है, आपका प्रशासन पर कितनी पकड़ है, आपका सत्ताधारियों पर कितनी आपका प्रभाव है, ये सारी बातें डिपेंड करती है। और मैं नहीं मानती इस बात को कि विरोधी पक्ष के लोगों को फंड नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। लेकिन मैंने सुना है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका साल का फंड तकरीबन 50 से 60 लाख के आसपास होता है, और जो कांग्रेस के जो नगर सेवक हैं उनका ये आरोप है कि उनको 20 से 25 लाख के आसपास का फंड दिया जाता है बस खर्चा करने के लिए। नहीं, देखिए, रोते और चिल्लाते रहने से कुछ नहीं होता। स्वयं को साबित करो, स्वयं को सिद्ध करो। नागपुर महानगर पालिका में कभी ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत फर्क सत्ताधारियों और विपक्ष में थोड़ा बहुत पड़ता होगा, लेकिन मुझे तो वो भी नहीं पड़ा। ईश्वर की कृपा रही कि मैंने जब जहाँ से जितना निधि मांगा है, मैंने स्टेट गवर्नमेंट से निधि लाया मेरे प्रभाग में, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से निधि लाया मेरे प्रभाग में, मैंने डीपीडीसी से अपने प्रभाग में फंड लाया, मैंने नागपुर महानगर पालिका से फंड लाया, जब लगा मैंने एनआईटी से लाया। तो मुझे तो कभी कोई तकलीफ नहीं गई। और बल्कि मेरे प्रभाग में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो नगर सेवक थे, जो सत्ता में थे नागपुर महानगर पालिका में, मैंने उन सत्ताधारियों से अधिक ज़्यादा करोड़ों के काम मैंने करके दिखाए। तो ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती मेरे हिसाब से।
आपने 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, आप वहाँ पर पूर्व नागपुर से खड़ी हुई थी, आपका विधानसभा चुनाव का एक्सपीरियंस और अनुभव कैसा रहा? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतने काम जनता के बीच में किए हैं जी। तो जनता मेरे साथ खड़ी रहेगी, भले ही मैं इंडिपेंडेंट लड़ रही हूँ। ये मुझे लग रहा था कि जनता मेरा साथ देगी, क्योंकि इतने सालों का अनुभव नागपुर महानगर पालिका का एज ए स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के सब काम, एज ए एनआईटी ट्रस्टी के होते हुए जितने काम मैंने किए पूर्व में और बाकी जगह, तो मुझे लगता था कि जनता मेरे साथ खड़ी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जनता सिर्फ पार्टियों को मतदान करने लगी है। जब तक जनता अच्छे व्यक्तियों की पहचान करके अच्छे व्यक्तियों को वोट नहीं देगी, तब तक अनेक राजनीतिक दल ये अच्छे व्यक्तियों का चयन करके उनको टिकट नहीं देंगे। इसके लिए जनता ने पहल करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति अच्छा है वो किसी भी सिंबल से खड़ा हो, लेकिन अगर आप उसका साथ देते हैं तो समाज में कुछ नया होगा, क्षेत्र का विकास अच्छे से होगा। देखिए, एक पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि जब विधानसभा में जाएगा या नागपुर महानगर पालिका के सदन में जाएगा तो वो एक अलग इंटेलेक्चुअल तरीके की बातें रखेगा, उस विषय को अलग तरीके से करने की कोशिश करेगा। वहीं आप देखेंगे अगर कोई कम पढ़ा लिखा है वो अलग तरीके से अपनी बात रखेगा। तो ये जो फर्क एजुकेशन का पड़ता है और काम करने की जिज्ञासा से पड़ता है, एक ऐसा व्यक्ति जो जिद और जुनून से जनता के काम के लिए भिड़ता है, अगर जनता उसका चयन नहीं करती तो ये जनता का स्वयं का नुकसान है, ऐसा मेरा मानना है। मतलब मुझे नहीं लगा था कि मैं इतने कम वोट ले पाऊंगी, मुझे लगा था कि सम्मानजनक वोट तो भी मुझे मिलेंगे। 4 लाख के आसपास वोटिंग यहाँ पर है पूर्व नागपुर में, इस नागपुर में, जिसमें से 2,48,000 समथिंग वोटिंग पड़ी वहाँ पर सामने में, और आप चौथे पायदान पे रही उसमें। 3.78% आपका वोटिंग रेशियो था, आपको वो वोट वहाँ से मिले हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, मैंने उस हार को बड़े दिल से स्वीकार किया। देखिए, हम जब जनता के बीच में रहते हैं, चुनाव आते हैं, चुनाव हम लोग लड़ते हैं, कई बार हमारे जो वेल विशर्स होते हैं, हमारे जो शुभ चिंतक होते हैं, उनकी भी इच्छाएं रहती कि मैडम अब अभी आपने यहाँ तक काम किया, अब आपने भी आगे बढ़ना चाहिए। हमें भी लगता है कि आज हम निचले लेवल के काम कर रहे हैं, कल को हम अगर बड़े पद पे गए तो हम इन्हीं जनता के बड़े लेवल के काम कर पाएंगे, राज्य लेवल के काम कर पाएंगे। तो उसमें एक अच्छे विचार लेकर हम जब चुनाव में जाते हैं और जो भी चुनाव के नतीजे रहे उसे मैंने बड़े दिल से स्वीकार किया और फिर से जनता के बीच में काम में जुट गई। आप तो यकीन नहीं मानेंगे, मेरा जब चुनाव का रिजल्ट आया दूसरे दिन मैं शांतिनगर में थी तो एक पांठेले पर बैठा व्यक्ति मुझसे कहा कि भाभी अपने साथ बहुत गलत हो गया। मैंने बोली काम बताओ भैया, जो हो गया उसे जाने दो, रात गई बात गई। हम तो जनता के सेवक हैं, हम जनता के काम करने वाले लोग हैं, आप बस काम बताइए, आपकी भाभी अभी भी आपके लिए दौड़ेगी। जैसे कि हमारी बात हो रही थी अभी विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो आपके जो प्रतिद्वंदी थे अभी राज्य में, उन्हीं के साथ आपका गठबंधन में सरकार है, कृष्णा खोपड़े जी पूर्व नागपुर के आमदार हैं। पूरे महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो सेकंड नंबर में लीडिंग वोट से जीत करके आने वाले वो कृष्णा खोपड़े जी रहे, लगभग 1,15,000 वोट से वो जीत करके आए। पहले नंबर पे उप मुख्यमंत्री शिंदे जी हैं, दूसरे नंबर पे ये रहे। तो क्या लगता है आपको कि उनका काम था इसलिए उनको वोट मिला, कि उनको भी चुनाव चिन्ह देख करके कमल का जो होता है उसके चलते उनको इतने वोट मार्जिन से जीतने को? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि एक तो पूरे राज्य में पूरे देश में, पूरे राज्य में और शहर में भारतीय जनता पार्टी की वेव है। तो एक तो वेव का परिणाम, दूसरा आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 शहरों को चुना आदरणीय मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। तो स्मार्ट सिटी के तहत जितने काम हुए ये पूर्व में हुए। आप देखेंगे गडकरी साहब जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उन्होंने जितने काम किए उसमें अधिक से अधिक काम ये ईस्ट नागपुर में किए। तो ये सब कामों का भी प्रभाव बड़े पैमाने पर जनता के बीच में हुआ और वेव के साथ जनता भी चली। बहुत डिप्लोमेटिक आंसर था एकदम। नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं। देखिए, राज्य का समर्थन भी कर दिया और यहाँ पर उनका थोड़ा सा जो प्रतिद्वंदी थे आपने उनके किसी बुराई भी गा दी। नहीं, देखिए सच्चाई है। देखिए, जीत तो जीत है, वो जीते, ये उससे तो कोई झुटला नहीं सकता कि खोपड़े जी जीत गए।
और हम ये भावना भाते हैं कि भाई उन्होंने अच्छे काम जनता के बीच में और करने चाहिए। देखिए, समाज की सूरत और सीरत बदलनी चाहिए, है ना, वो किसी के भी माध्यम से हो। ठीक है, हमने सोचा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम जीतेंगे तो हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता ने जहां हमें रखा हमने उसे क्या स्वीकार लगता है, किया। मतलब जैसे कि आप अब नगर सेविका हैं, कई सारे एरियाज अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, शांति नगर आता है, मस्का साथ आता है, इतवारी आता है, ऐसे और कई सारे एरियाज आते हैं, तो पूर्व नागपुर एक बहुत बड़ा एरिया है। क्या आप हर घर तक के पहुंचने में असमर्थ थे उस टाइम पे? चुनाव में बिल्कुल नहीं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं एक एक घर में 3-3 बार दस्तक दी है मैंने। यानी इवन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था, ताई आम्हाला माहिती आहे घड्याळ आहे, आम्हाला घड्याळालाच मतदान करायचे। तो मैं जो सुबह से भिड़ती थी 3 घंटे, हमारे साथ हमारे पूरे लोग, मतलब मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ जो महिलाएं आती थी सुबह से, अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने घर का सब कुछ करके सुबह 7:30 बजे मेरे घर में होती थी। हमारे जितने युवा भाई हैं वो सब मेरे घर के सदस्य हैं। उन सब लोगों ने जी जान से मेहनत की और उसका ही नतीजा है कि फुल वेव होने के बावजूद मेरे प्रभाग में तो जातिवाद किया गया, भाषावाद किया गया, पैसों का खेल हुआ। इसके बावजूद जनता ने मुझे जीत दिलाई। तो मैं तो ये कहूंगी कि जनता स्वयं जीती है मुझे जिता के। आज के समय की राजनीति में पैसा मायने रखता है कि नेता का काम मायने रखता है? नहीं, देखिए, मुझे अभी तक तो लगता था कि जनता के काम बहुत मायने रखते हैं, लेकिन इस नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में मुझे ये लगने लगा कि भाई जातिवाद, भाषावाद और पैसों का खेल ये आने वाले समय में बहुत रहने वाला है। अब चुनाव खराब हो चुके हैं, अब चुनाव पहले जैसे नहीं रहे, और इसका परिणाम ये होगा कि अच्छे लोग राजनीति में आना पसंद नहीं करेंगे अगर इसी तरह से चलता रहा तो। हर नेता का एक विजन होता है कि वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रभाग के लिए, अपने वार्ड के लिए एक कुछ ऐसा काम करे जिससे कि जनता उसको हमेशा याद रखे। आप एक नेत्री होने के नाते आपका वो क्या विजन है कि आप अपनी राजनीतिक सफर में ऐसा वो क्या काम करना चाहते हो जिसके लिए जनता आपको हमेशा याद रखे? देखिए, मैंने अभी फोकस किया है मेरे प्रभाग की स्कूलों पे। मैंने अभी फोकस किया है मेरे क्षेत्र में मुझे एक अच्छी ई-लाइब्रेरी बनानी है। मैंने फोकस किया है कि मेरा जो प्रभाग है वो स्वच्छ और सुंदर कैसे रह सकता है। उसके लिए मैंने अभी प्रयास शुरू किए हैं प्रशासन को साथ में लेकर, और मेरा सपना है कि सबसे स्वच्छ और सुंदर प्रभाग अगर कोई हो तो वो प्रभाग 21 हो। इसमें कई जगह प्रशासन का कुछ लैक्यूना भी है जिसका डिस्कशन हमारे असिस्टेंट कमिश्नर के साथ 3 दिन पूर्व ही किया। तो आगे आने वाले समय में इन सब बातों पर मैं फोकस करने वाली हूँ, और आपको बताती हूँ कि नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से मैंने अनेक विकास कामों को अंजाम दिया है, लेकिन इसके साथ ही मैंने करीब 150 युवाओं को मैंने रोजगार दिया है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो कई कंपनियां हमारे यहाँ पर हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे मैंने लड़कों को लगाया है। तो देखिए, जब कोई कार्यकर्ता हमारे साथ आता है ना, तब उसके घर में उसको सुनने मिलता है की काय झालं, तू उठलं चालला आभा पांडेकडे, बिज्जू पांडेकडे, काय करतोय, तुझं काय याच्यानी जीवन बनणार आहे का? लेकिन हमने उसकी माँ को चुप भी किया उसको रोजगार देके। आज उसकी माँ स्वयं कहती है कि ड्युटीवरनं आला ना तर आभा पांडेच्या ऑफिसमध्ये जाऊन बसत जा। ये हमारी कमाई है कि हमारे साथ रहने वाला व्यक्ति वो कितने अच्छे तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है, उस दिशा में मैंने पहल की है, और मैंने करीब 150 लोगों को रोजगार पे लगाया है, जिसका मुझे मेरे सामाजिक जीवन में बहुत समाधान है। एक अभी आपने नाम लिया सर का, बिजू पांडे जी का, ऐसा आरोप हमेशा ये लगता आया है कि जहां पर रिजर्वेशन के चलते किसी पुरुष को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता, वहां पर वो अपने घर की महिला को सामने कर देता है ताकि चुनाव तो हो जाए, चुनाव अगर जीत जाती है तो पूरा काम फिर मैं कर लूंगा अपने हिसाब से जैसा मेरे को करना है। ऐसा आरोप भी कंटिन्यू लगता आ रहा और चलता आ रहा है। इस आरोप के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, मेरे बारे में कभी यह आरोप नहीं लगता। आपने देखा होगा मैं नागपुर महानगर पालिका में सत्ता पक्ष नेता हूँ, कितनी बार आपने मेरे पतिदेव को मेरे चेंबर में देखा? बहुत कम। ना मेरे साथ वो नागपुर महानगर पालिका आते हैं, ना मेरे साथ वो कलेक्टर ऑफिस आते हैं, ना मेरे साथ वो पुलिस आयुक्त के पास आते हैं, कहीं नहीं। सारे काम मैं स्वयं संभालती हूँ। उसका एकमात्र
ये उदाहरण है कि बिज्जू पांडे जी ने जब मैं चुनकर आई तो मेरे ऊपर सारी चीज़ें सौंप दी। अच्छा। जो भी करना है वो तुम्हें करना है। अब अभी जो आपने बताया कि पुरुष महिला चुन के आती है और पुरुष काम करते हैं, तो वो पुरुष क्यों नहीं अपनी महिला के ऊपर सारी चीज़ें सौंप देते कि जो करना है वो तुमको करना है। ऐसा होता, आप ऐसा मानते हो? बिल्कुल, मैं देख रही हूँ अभी कि कई नगर सेविकाओं के पति काम करते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उस महिला को पार्टी की टिकट दी जाती है तो 2, 4, 5, 8 जो महिलाएं पार्टी में कई दिनों से काम करती है, उन कार्यकर्ताओं की टिकट काट के उसको टिकट दी जाती है। तो उसने अपने आप को साबित करना चाहिए कि भाई मेरे को टिकट मिली, मैं अपने आप को साबित करके बताऊंगी। लेकिन अगर वो काम नहीं करती, उसके पति काम करते हैं, तो वो जो 7-8 महिलाएं हैं जिनको टिकट नहीं मिली, जिनकी टिकट कट गई, उनके ऊपर तो अन्याय है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जब चुनाव लड़ा था तो महिला आरक्षण हुआ था 2002 में, तब मैंने चुनाव लड़ा था। लेकिन मैं एक राजनीतिक घराने से थी, इसलिए मुझे पता था कि राजनीति कैसी होती है, कैसे सब चीज़ें होती हैं। यहाँ आई तो पतिदेव की भी राजनीति थी, ससुर जी की राजनीति थी, तो वातावरण वही था। तो मैंने महिला आरक्षण के चलते चुनाव तो लड़ा। गोंदिया से बिलोंग करते हैं? जी हाँ, गोंदिया से। और मैंने अपने आप को साबित किया कि नहीं, एक महिला सब कुछ कर सकती है बिना पुरुष के सपोर्ट के। हाँ, कई जगह मुझे कहीं कहीं लगता था शुरुआत में कि मुझे यहाँ आपकी मदद चाहिए, आपके गाइडेंस की मदद चाहिए, तो मैं ज़रूर उनसे पूछती थी। लेकिन वो काम मैं स्वयं ही करती थी। मैं कभी, आप फील्ड में भी देखते होंगे, मैं स्वयं रहती हूँ। तो अपने आप को महिलाओं ने सिद्ध करना चाहिए। महिलाएं बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, आपने अनेक महिलाओं को देखा है। लेकिन मैं जो महिलाएं नई चुनकर आई हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि अपने बलबूते पे आगे बढ़ो। क्यों अपने पति को, अपने भाई को, अपने पिता को आगे करती हो? आप में योग्यता है, आप सीखिए, आप समझिए और काम करिए, जनता के बीच में रहिए। वो जनता आपको सर आंखों पर रखती है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मेरा अगला सवाल आपको इमोशनली थोड़ा सा तकलीफ पहुंचा सकता है। सवाल ये है कि आप जिस पार्टी से भी बिलोंग करती हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गुट, अभी कुछ टाइम पहले अजीत दादा की एक दुखद प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। उस मृत्यु के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ऐसे कई सारे आरोप उस प्लेन क्रैश को लेकर के सामने आए हैं कि ये प्लेन क्रैश हुआ नहीं है, प्लेन क्रैश करवाया गया है। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, वो सब मामले में तो जांच चल रही है और स्वयं हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस ने ये कहा भी है कि मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो करूँगा, लेकिन पूरी जांचें ट्रांसपेरेंसी से होगी, ये उन्होंने आश्वस्त किया। ऐसा लगता नहीं है, मतलब वो राज्य के ऐसा कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, राज्य के उप मुख्यमंत्री थे। क्या मतलब ऐसे इंसान की मिस्ट्री अगर हम लोग नहीं सुलझा पा रहे हैं तो आम इंसान की मिस्ट्री को कैसे सुलझाया जा सकेगा? नहीं, देखिए, अब वो क्यों वक्त लग रहा है, क्या है, वो सब बड़े लेवल की बातें हैं। लेकिन इस देश के, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो कहा है, देवा भाऊ ने, तो निश्चित रूप से हमें उन पे विश्वास है कि इस मामले में हमको न्याय मिलेगा। क्योंकि देखिए, दादा का जाना तो केवल हमारा व्यक्तिगत नुकसान नहीं, इस राज्य का नुकसान है। उन्होंने जो काम किया है, उन्हें जो फुले शिवशाहू आम्बेडकर के विचारधाराओं को आगे बढ़ाया, उस विचारधारा को लेके जो पूरे महाराष्ट्र में काम किया है, ये पूरे महाराष्ट्र की हानि है। तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में निष्पक्ष रूप से जांच के परिणाम आएंगे। आने वाले टाइम में नगर सेविका के अलावा हमें आभा पांडे एज अ विधायक भी देखने मिल सकती हैं, क्योंकि देखिए 2 से 3 साल के बाद अभी फिर से विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो क्या हम आने वाले टाइम में विधायिका आभा पांडे के साथ बैठ के पॉडकास्ट करेंगे? देखिए, ये तो आगे वक्त बताएगा कि मैं उच्च सदन में जाती हूँ, नहीं जाती हूँ, और ये मेरी जनता भी तय करेगी, मेरे पार्टी के शीर्ष नेता तय करेंगे कि मुझे कहाँ बिठाना है। लेकिन हाँ, मेरा एक सपना है कि मैं जनता के लिए बहुत काम करूं, मैं जनता के लिए दिन रात काम करूं और जनता के बीच में ही रहूं। यानी ये समझ सकते हो कि मुझे जनता के बीच में रहने का नशा है जी। मेरी जो सुबह होती है वो सुबह 5:30 बजे से होती है। अपने नित्य क्रिया करके, अपने घर के सारे काम निपटा के 8 साढ़े 8 बजे से मैं जनता के बीच में रहती हूँ, मेरी 2 व्हीलर लेके।
जी। हाँ, और पूरे काम उनके समझ के आके घर में आके डायरी में नोट करके, अधिक ऑफिस में आके डायरी में नोट करके, अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस देके वो सारे काम करती हूँ। तो अब ये जवाबदारी जो रहेगी वो जनता की रहेगी, पार्टी के शीर्ष पार्टी की भी नेताओं रह की सकती रहेगी। है। बिल्कुल, पार्टी के शीर्ष नेताओं की रहेगी। मेरा अनुभव देख के, मेरे इतने सालों की तपस्या देख के, मेरे इतने सालों का काम देख के, हाउस में उठाए गए सब मुद्दों पर जो मैं, आप जानते हैं जब मैं इंडिपेंडेंट आई तो मैं अकेली इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर थी, तो मैं तो 108 से लड़ती थी। जी। 108 निगम पार्षद थे उनके जी। सत्ताधारियों के, मैं उनसे लड़के अपनी जनता की बात को मनवाने की कोशिश करती थी, और मैंने कई जगह उसमें सफलता भी हासिल की। आपने स्वयं देखा है हाउस में मुझे लड़ते हुए। तो ये सब अभी जनता और पार्टी के शीर्ष नेता ही तय करेंगे। मैम, ये हमेशा देखने मिलता है कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी का सगा बन करके नहीं रह सकता है। जहां उसे उसका स्वार्थ साधने मिलता है यहाँ पर, या फिर ऐसा कहना मेरा सही होगा कि जहां उसे ज़्यादा जनता के लिए काम करने का मौका मिलता है वो वहां जाना पसंद करता है। तो क्या आने वाले समय में हम ये देख सकते हैं कि आभा पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं? नहीं, देखिए, अभी तो मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ। अभी तो है फिलहाल, फ्यूचर की बात नहीं, कर रहे हैं। फ्यूचर का मैं अभी कैसे आपको बता सकती हूँ, क्योंकि फ्यूचर के क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या परिस्थितियां, मैं अभी से नहीं तो कह ऐसा सकती। कुछ समीकरण भी बन रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारी नेता जो हैं आदरणीय सुनेत्रा वहिनी, जो इस राज्य की उप मुख्यमंत्री हैं, उनके परिवार पर बड़ा आघात हुआ है, बहुत बड़ी घटना हुई है, और उस दुख से वो ऊपर आ रही हैं। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, और उनके हर प्रयास में, उनके हर कदम पर हम उनके साथ रहेंगे। आगे का तो मैं अभी आपको कह नहीं सकती। मैम, एक क्वेश्चन और मेरा आपसे ये है कि जैसे कि हम ये देखते आते हैं कि एक महिला अगर राजनीति में उतरती है तो उसे कई सारी दिक्कतों का और कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो उसके पीहर से हो, चाहे उसके ससुराल से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, या चाहे किसी भी रूप से हो। ऐसे में आपके परिवार का सपोर्ट आपको किस प्रकार से इस राजनीति के सफर में मिला है? नहीं, देखिए, मेरे राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहा है, सबसे बड़ा जो रोल रहा है, वो मेरे पतिदेव, मेरे दोनों बच्चे और मेरा घर परिवार। जब मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई तो सासू माँ ने, ससुर जी ने, मेरी नंदों ने, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मेरे नंदों ने उनको संभाला, तो पूरे परिवार का सपोर्ट था। लेकिन खासकर मैं कहना चाहूँगी कि मेरे जो पतिदेव हैं, वो तो मेरी मतलब छाया है, मतलब छाया बन के काम किया उन्होंने मेरे लिए, और मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, क्योंकि राजनीति में सारी चीज़ें करना, संभालना, हर समय पर गाइड करना, ये सब उन्होंने मुझे किया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पति अपने वाइफ को इतना आगे करता हो। आप देखते होंगे कि आज भी मुझे कार में सामने वो मुझे बिठाते हैं, खुद पीछे बैठते हैं। ऐसी मुझे लगता है कि नगर सेविकाओं में मैं अकेली पत्नी हूँ कि मेरे पतिदेव पीछे बैठते हैं और मुझे आगे बिठाते हैं। मतलब चरण धोके भी पिए उस पति के तो कम है। जिससे कि आपने मैम कहा था कि आप शादी से पहले भी एक राजनीतिक परिवार से आते थे, तो उस बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि मतलब आप प्रॉपर कहाँ से थे और किस प्रकार की राजनीति आपके पीहर में आपने देखने को मिली है? नहीं, देखिए, मैं जब पैदा हुई तो मेरे जो दादाजी हैं वो 20 साल एमएलए रहे। मतलब वो एमएलए ही थे जब मैं पैदा हुई। तो डॉक्टर शालीग्राम जी दीक्षित जी, तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र से 20 साल एमएलए रहे, और बहुत काम किया उन्होंने। मनोहर भाई पटेल जो हमारे नेता हैं, प्रफुल्ल भाई पटेल, उनके जो पिता हैं, उनके साथ हमारे दादाजी ने काम किया। बाद में प्रफुल्ल भाई जी के साथ मेरे पिता अनंत कुमार जी दीक्षित ने काम किया। डॉक्टर श्रीकांत जिचकार के साथ काम किया मेरे पिता ने। विलास मुत्तेमवार जी के साथ यूथ कांग्रेस में काम किया। तो ये राजनीतिक पृष्ठभूमि रही हुई है, और मैं समझती हूँ कि मतलब मेरे मायके से अब राजनीति में कोई नहीं है, केवल आभा के। तो पूरे घर में सभी भाई बहनों को, सभी को लगते रहता है कि भाई नहीं, आभा एक योग्य मुकाम पर पहुंचना चाहिए। आपने जैसे कि अभी प्रफुल्ल भाई का नाम लिया, तो एक क्वेश्चन मैं और ऐड करता हूँ इसमें कि अभी सुनेत्रा पवार जी जैसे उप मुख्यमंत्री है राज्य की, और उनके अलावा उनके जो दोनों बेटे हैं उनको कुछ अहम पद देने के चलते सुनील तटकरे जी और प्रफुल्ल पटेल जी के पर थोड़े से पार्टी में काटे गए हैं। तो इसका असर क्या लगता है आपको कि वो भी भारतीय जनता पार्टी में आने को देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए, ये सब मनगढ़ंत स्टोरियां हैं। ये सब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ राम है।
वो दोनों हमारे नेता हैं, पार्टी के शीर्ष नेता हैं, और ये सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे पाऊंगी जी। लेकिन हमारी पार्टी फिर से ट्रैक पे ज़रूर आएगी। हमारे दादा के सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर इसमें प्रफुल्ल पटेल जी का और तटकरे जी का क्या योगदान रहेगा? बिल्कुल रहेगा, जो ट्रैक पे बिल्कुल आएगी। रहेगा। आप आने वाले समय में देखिएगा कि हमारी जो बहनी है सुनेत्रा ताई पवार, जो उप मुख्यमंत्री हैं इस राज्य की, वो और आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष तटकरे जी, हमारे नेता मार्गदर्शक आदरणीय प्रफुल्ल भाई, सब मिलकर पार्टी को ट्रैक पे लाएंगे। आदरणीय दादा के जितने कार्यकर्ता हैं पूरे महाराष्ट्र में, उनको संभालेंगे और पार्टी को आगे लेके जाएंगे। तो ये थे आभा पांडे मैम, जिन्होंने आज हमारे साथ अपनी राजनीतिक की जीवन से जुड़ी हुई बातें और थोड़ी सी पर्सनल से जुड़ी हुई बातें, ऐसी कई सारी बातों को हमारे साथ संवाद साधा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए TNG टॉक्स के साथ, अनस्क्रिप्टेड के साथ। थैंक यू।